स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 5 सालों से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जो भी कुछ हुआ है शायद ही कभी देखने को मिला हो। मैं आपको याद दिला दूं, 2019 में चुनाव हुआ था असेंबली इलेक्शन, मतलब कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का 2019 के अक्टूबर में चुनाव हुआ था। और उस समय बेसिकली क्या था, जो बीजेपी है और जो शिवसेना है वो एक साथ चुनाव लड़े थे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो यहां पर बीजेपी और शिवसेना डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और शिवसेना चाहती थी कि उनकी तरफ से चीफ मिनिस्टर हो, कहीं ना कहीं शिवसेना चाहती थी कि यहां पर जो 5 साल का टर्म होता है उसमें से आधा टर्म, 2.5 साल का टर्म उनके लिए चीफ मिनिस्टर हो। तो क्या होता है, शिवसेना अलग हो जाती है और वो चली जाती है एनसीपी और कांग्रेस के साथ। और यहां पर आपको याद होगा, महाविकास अघाड़ी, ये आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, गठबंधन बनाया जाता है और इसके तहत यहां पर सरकार बन जाती है जिसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उद्धव ठाकरे बनते हैं। लेकिन उसके 1-2 साल के बाद क्या होता है, अचानक से यहां पर जो शिवसेना है उसके अंदर स्प्लिट देखने को मिलता है। और फाइनली यहां पर बीजेपी, जो एकनाथ शिंदे का फैक्शन था शिवसेना का, उनके साथ मिलकर 2022 में सरकार बनाती है और एकनाथ शिंदे यहां पर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, जो अभी भी हैं। लेकिन तब से लेकर अभी तक यह डिसाइड नहीं हो पाया है कि आखिरकार एग्जैक्टली असली शिवसेना कौन सा है। देखो, ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ने इंटरिम जजमेंट में बोल दिया है कि एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है वो असली शिवसेना है, लेकिन अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर हैं महाराष्ट्र असेंबली के, उनको निर्देश दिया था कि आप डिसाइड करिए कि यहां पर जो भी लोग हैं, जो मेंबर्स हैं शिवसेना के, क्या वो डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे। तो इसी को लेकर उनका कल एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया जिसका एक बड़ा इंप्लीकेशंस होगा। ये आप देख सकते हो, बिग विन फॉर एकनाथ शिंदे एज महाराष्ट्र स्पीकर गिव्स वर्डिक्ट। डोंट वरी, अभी आपको चीजें अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको वीडियो के अंदर क्लियर कट बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं और यहां पर महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उन्होंने क्या फैसला सुनाया, किस बेसिस पर सुनाया है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर जैसे हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर एक सिंगल बैच में आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाती है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से। इसको आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको यहां पर पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, सभी कुछ मिलता है। आपको और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2024 का, तो ये हमारा SIP बैच, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स, जिसके तहत आपकी जो पूरी रिवीजन है सब कुछ कराया जाता है। देखिए, ये 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी आपको लेना है, इन सभी के लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में दिए हैं। और चेकआउट के समय डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करके कोई भी बैच अगर आप लेते हैं स्टडी IQ पर, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, हर एक असेंबली के स्पीकर होते हैं। जैसे सेंटर में अगर हम देखें, पार्लियामेंट जो होता है उसके लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ओम बिरला जी हैं। वैसे राज्यों में जो असेंबली होती है उनके स्पीकर होते हैं। तो महाराष्ट्र असेंबली के जो स्पीकर हैं, एक्चुअली क्या हुआ था, जब एकनाथ शिंदे यहां पर चीफ मिनिस्टर बने और बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर जो सरकार बनाई 2022 में, तो उस समय उन्होंने यहां पर जो स्पीकर है वो चुन लिया राहुल नार्वेकर को। वैसे मैं आपको बता दूं, राहुल नार्वेकर ये बीजेपी पार्टी में थे। और क्या होता है कि जब आप स्पीकर के पद पर बनते हो तो आपको अपनी जो पार्टी की एक बार के लिए सदस्यता है वो एक बार हटानी पड़ती है कि आप एक न्यूट्रल तरीके से जो है काम करिए। तो यहां पर क्या हुआ कि राहुल नार्वेकर जो कि स्पीकर है महाराष्ट्र असेंबली के, उनको यहां पर डिसाइड करना था कि असली शिवसेना कौन है। क्या एकनाथ शिंदे वाला फैक्शन असली है या फिर जो उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना है, क्या वो असली है। और बेसिकली ये कैसे डिसाइड होता, यहां पर कई सारे पिटीशंस उनके पास आए थे, क्योंकि आपको पता होगा यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ है। और क्या होता है कि जब भी किसी पार्टी में कोई मेंबर छोड़कर जाता है, क्योंकि वो मेंबर ने यहां पर उस पार्टी से चुनाव लड़ा था, उसके सिंबल पर चुनाव लड़ा था, तो यहां पर वो पार्टी छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता, वो पार्टी के खिलाफ कदम नहीं ले सकता। और इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपका जो मेंबरशिप है उस असेंबली से वो रद्द कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप करंट में देखोगे महाराष्ट्र असेंबली में टोटल कितनी सीट्स हैं, 288 सीट्स हैं। और गवर्नमेंट आप देख सकते हैं, यहां पर 3 मेन पार्टीज हैं गवर्नमेंट में, दैट इज बीजेपी जिनके पास 104 सीट्स हैं, और यहां पर जो आप देख रहे हो ना,
एनसीपी, ये अजीत पवार वाला है, आपको पता होगा यहां पर शरद पवार और अजीत पवार। तो ऑपोजिशन में अगर आप देखोगे ये जो एनसीपी के पास 12 सीट्स हैं और ऊपर गवर्नमेंट में जो एनसीपी है ये एनसीपी अजीत पवार वाली एनसीपी है जिनके पास करीब 41 मेंबर्स हैं, और वहीं शरद पवार वाले जो एनसीपी है उनके पास सिर्फ 12 हैं, क्योंकि इनके बीच में भी स्प्लिट हो गया था। लेकिन आज हम इनके बीच की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं यहां पर शिवसेना की। तो गवर्नमेंट वाले शिवसेना में अगर आप देखोगे जिनके पास 40 हैं, एक्चुअली जब शिवसेना चुनाव जीती थी तो शिवसेना के पास करीब 54 मेंबर्स थे, जिसमें आप देख सकते हो स्प्लिट होने के बाद जो शिंदे वाले शिवसेना है, एकनाथ शिंदे वाली, उनके पास 40 मेंबर्स चले गए, और बाकी के लगभग आप देख पाएंगे यहां पर 17 जो हैं वो चले गए हैं उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना के पास। तो बेसिकली यहां पर यह डिसाइड करना था कि शिवसेना ये वाली असली है कि ये असली है, मतलब क्या वो डिस्क्वालीफाई करेंगे, क्या ये जो 40 मेंबर्स हैं एकनाथ शिंदे के, क्योंकि वो अलग हो गए, तो यहां पर डिसाइड करना था कि क्या वो डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं होंगे। तो उसी को लेकर फैसला आया है। देखो ये फैसला क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊं, उसके पहले यहां पर स्प्लिट कैसे हुआ था वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसा कि मैं आपको कह रहा था 2019 में यहां पर इलेक्शंस का रिजल्ट आता है, तो जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना था, उद्धव ठाकरे मतलब एक ही शिवसेना थी उस समय, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर। तो यहां पर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे बन जाते हैं, और शिवसेना के पास कई सारे जो पोर्टफोलियो है वो आता है, उनकी तरफ से मिनिस्ट्रीज बनती हैं। तो क्या होता है यहां पर कि शिवसेना में बहुत से ऐसे मेंबर्स थे जो कि यहां पर अच्छा फील नहीं कर रहे थे पार्टी में। उनका कहना था कि जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे, उनको कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए था, एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि शिवसेना की जो आइडियोलॉजी रही है वो हमेशा से काफी डिफरेंट रही है। तो वो लोग कांग्रेस के साथ कैसे जा सकते हैं, उनको जाना चाहिए हमेशा बीजेपी के साथ। और इसी की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, 21 जून 2022 को यहां पर एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के ही थे, वो क्या करते हैं, उनके साथ और 34 एमएलए रेबल कर देते हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ। उनका यह कहना होता है कि हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो डिसीजंस लिया जा रहा है वो उनके पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। मतलब कि आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे जो कि लीडर हैं शिवसेना के, उन्होंने फॉर्म किया है शिवसेना। तो एकनाथ शिंदे और कई मेंबर्स को लगा कि जो बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी उससे यहां पर उद्धव ठाकरे काफी भटक गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसी के लिए क्या हो जाता है कि ये जो रेबल मेंबर्स हैं, रेबल एमएलएज हैं, वो आपका अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद देखिए क्या होता है, एक तरफ हो जाती है यहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या करती है, उन्होंने यहां पर जो एकनाथ शिंदे हैं जो कि पार्टी के लीडर थे, उनको हटा देते हैं, और साथ ही साथ यहां पर उनकी जगह अजय चौधरी को पार्टी का लीडर बनाते हैं। और यहां पर जो चीफ विप है, आपको पता होगा अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा हो, एक किसी भी पार्टी से एक चीफ विप होता है, मतलब एक पर्सन होता है। विप का मतलब ये हुआ एक पर्सन होता है, और वो जो भी कुछ कहता है बाकी के एमएलए को मानना पड़ता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई किसी बिल को लेकर वोटिंग होनी है, ठीक है, तो यहां पर पार्टी के विप ने कहा कि हम उसके समर्थन में वोट करेंगे, तो सभी लीडर्स को उसके समर्थन में वोट करना होता है। अगर कोई भी लीडर उसके अगेंस्ट में चला जाता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है और वो मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, उन्होंने क्या किया, सुनील प्रभु को यहां पर पार्टी चीफ विप अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे जो कि बहुत सारे एमएलए के साथ अलग हो गए, उन्होंने यहां पर रेजोल्यूशन लिया और अपने पार्टी का जो चीफ विप है वो बना दिया भरत शेठ को। और अल्टीमेटली क्या होता है कि उद्धव ठाकरे और जो महाविकास अघाड़ी है उनका माइनॉरिटी आ जाता है, मतलब वो लोग माइनॉरिटी में चले जाते हैं, और यहां पर फाइनली बीजेपी की सरकार बन जाती है। मतलब बीजेपी कहिए, एक्चुअली क्या है, एकनाथ शिंदे जब अलग हुए तो यहां पर उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और आप देख सकते हैं यहां पर जो देवेंद्र फडणवीस हैं जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी की तरफ से 2019 तक, वो बन जाते हैं आपका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। आई एम श्योर यहां तक चीजें आपको पता होंगी। तो अब क्या होता है कि यहां पर शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ उसको लेकर अब ये यहां पर जो आपका
उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी, उन्होंने सबसे पहले पिटीशन डाल दिया स्पीकर के पास और कहा कि ये जो एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी एमएलएज गए हैं उनको आपको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए क्योंकि वो गलत है। अब डिस्क्वालीफाई क्यों करना चाहिए? बेसिकली उन्होंने कहा कि जो हमारे चीफ विप हैं प्रभु, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर सुनील प्रभु को 2 दिन के बाद अपॉइंट कर दिया जाता है चीफ विप, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो चीफ विप हैं प्रभु, उनके ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मीटिंग्स वगैरह बुलाई थी, वो मीटिंग्स नहीं अटेंड किया, तो उनके ऑर्डर्स को नहीं माना है, इसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उन्होंने भी यहां पर पिटीशन डाल दिया स्पीकर के पास और कहा कि यहां पर जो आपका उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उनके मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो दोनों जो आपका फैक्शंस थी, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे और कह रहे थे कि उनके एमएलएस को सस्पेंड कर देना चाहिए। अल्टीमेटली देखिए क्या होता है, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। जून 2022 में आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशंस डाले जाते हैं और फाइनली अब देखिए इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, लगभग 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बहुत अहम था। यहां पर पिछले साल यहां पर मई के महीने में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे उन्होंने ये जो ऑर्डर दिया था फ्लोर टेस्ट का, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार आ गई। सबसे पहली बात है वो तो गलत था, मतलब गवर्नर का ये डिसीजन गलत था। लेकिन अब क्योंकि उसको समय हो चुका है, गवर्नर ने वो डिसीजन ले लिया था और यहां पर नई सरकार बन चुकी है, तो हम उस फैसले को अब पलट नहीं सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो भी कुछ किया गया था गवर्नर के द्वारा वो गलत था। फिर दूसरा यहां पर क्या हुआ है, जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अब किसके मेंबर्स डिस्क्वालीफाई होंगे उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या की, जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर, मैंने आपको बताया, उनको दे दिया और कहा कि आप डिसाइड करिए यहां पर कौन हो डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। अगर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो किस फैक्शंस के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब आप ये फैसला लोगे, मतलब महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर नार्वेकर, राहुल नार्वेकर जब ये फैसला लेंगे तो उनको प्री कंसीव कोई चीज को नहीं देखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया था, इंटरिम ऑर्डर दिया था कि जो असली शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे वाली है, तो आपको वो सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है, आपकी कुछ भी और चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बेसिकली इस तरह से डिसाइड करना है कि जो शिवसेना थी उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देखो, एक तो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वो तो है ही है, लेकिन यहां पर क्या है कि हर एक पार्टी का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो शिवसेना का लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट किया था। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करती हैं, तो उसके आधार पर आपको डिसाइड करना है कि यहां पर कौन डिस्क्वालीफाई होगा या फिर कौन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डेडलाइन रखा था राहुल नार्वेकर के लिए कि आप ये चीज 31 दिसंबर तक डिसाइड कर लीजिए, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड करके 10 जनवरी कर दिया गया। तो कल जो 10 जनवरी था 2024, कल यहां पर स्पीकर का फैसला आता है। अब देखिए स्पीकर ने क्या कहा है, स्पीकर ने यह कहा है राहुल नार्वेकर ने कि जो आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, वो कॉन्स्टिट्यूशन है 1999 का। मतलब शिवसेना ने जो सबमिट किया था कॉन्स्टिट्यूशन अपना, वो 1999 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके आधार पर जो स्पीकर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे का फैक्शन है वो रियल शिवसेना है, वो रियल पॉलिटिकल पार्टी है। और तर्क मेनली क्या दिया गया यहां पर, तर्क ये दिया गया कि उनके पास सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है। मतलब ये जो 55 एमएलएज हैं शिवसेना के, उसमें से 37 एमएलए जो हैं वो आपके एकनाथ शिंदे के पास हैं। और इसकी वजह से जब ये स्प्लिट हुआ था, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी एमएलएज थे, इसके बेसिस पर वो रियल शिवसेना है। और इसकी वजह से यहां पर उद्धव ठाकरे ने पिटीशंस डाले थे, कई सारी चीजें की थी, उन सबको यहां पर रिजेक्ट कर दिया। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बोला था, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने भी यहां पर पिटीशन डाला था और कहा था कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो वो वाले पिटीशन को भी उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर, मतलब कहा कि कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। जैसा स्प्लिट हो गया, हो चुका है, एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं,
वो रियल पार्टी है, और दूसरी तरफ उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाला जो शिवसेना है वो दूसरी पार्टी है। लेकिन किसी भी एमएलएस को यहाँ पर उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। तो ये मेन डिसीजन है। अब अल्टीमेटली क्या होगा, आगे क्या हो सकता है? देखो, इफेक्टिवली इसका मतलब ये हुआ, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है उनको एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी की लेजिटिमेसी मिल गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया और अब स्पीकर ने भी बोल दिया। लेकिन आपको समझना है अल्टीमेटली क्या होगा कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो ये सारे मामले को उठाकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब अल्टीमेटली देखना होगा सुप्रीम कोर्ट किस तरह से ये स्पीकर के फैसले को लेता है। और साथ ही साथ आपको पता ही होना चाहिए कि पॉलिटिकली भी अगर हम देखें तो अभी लोकसभा का चुनाव होना है, उसके बाद इसी साल महाराष्ट्र का भी चुनाव होना है। तो उन सब में क्या होता है, क्या एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जीत कर आती है, ज़्यादा सीट लेकर आती है, किसकी सरकार बनेगी? मतलब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी डिटेल थी, जो भी अभी तक जानकारी थी, शॉर्ट में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम लेजिस्लेचर की बात करें, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से राज्यों में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है? और देखिए ऑप्शंस ध्यान से करना, ये नया वाला जो पैटर्न है यूपीएससी का, उसके आधार पर मैंने ऑप्शंस दिया है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।